नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का रसायन विज्ञान की इस क्लास में स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है, गैसीय अवस्था की बात हम कर रहे थे और उसमें हमने इससे पहले विभिन्न गैसीय नियमों की बात कर ली थी। उनको मिला करके हमने एक समीकरण भी बनाया था जिसको हमने क्या कहा था, आदर्श गैस समीकरण, दैट इज PV = nRT। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हमें एक और नियम की बात करनी है और उस नियम को हम कहते हैं डाल्टन का आंशिक दाब नियम। यह उन बेसिक गैस लॉज में तो नहीं है जो आपने पहले पढ़े। कौन से पढ़े? बॉयल्स नियम पढ़ा, चार्ल्स नियम पढ़ा, गैलुसेक पढ़ा, अवोगाद्रो पढ़ा। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो इनसे थोड़ा सा भिन्न है और उसे हम कहते हैं डाल्टन का आंशिक दाब नियम। गैसेस के लिए, पर गैसों के मिश्रण के लिए है। एक्चुअली थोड़ा सा अंतर सिर्फ इतना है। इसको हम कहते हैं डाल्टन का आंशिक दाब नियम। ठीक है ना, ये बेसिकली थोड़ा सा भिन्न है उनसे, क्योंकि वह इंडिविजुअल गैसेस के लिए मेनली बात करते थे और ये उनके मिक्सचर के लिए बात करता है। तो बच्चों, ये किसके बारे में है? ये ऐसे गैसों के मिश्रण के बारे में है जो आपस में रिएक्ट ना करती हों, यानी कि नॉन रिएक्टिंग गैसेस। इनको हम बोल सकते हैं दे आर नॉन रिएक्टिंग गैसेस। ये आपस में क्रिया ना करें। ऐसी गैसेस के लिए, ऐसी गैसों के मिश्रण के लिए हम जिस नियम का उपयोग करते हैं वह डाल्टन का आंशिक दाब नियम है। वैसे इसके बारे में चर्चा सॉल्यूशन चैप्टर में भी की जा चुकी है। आपको ध्यान होगा, सॉल्यूशन चैप्टर में भी हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात कर रखी है, जहां हमने इसकी तुलना जो है वो राउल्ट नियम से की थी। ध्यान आया? तो ये नया नहीं है, इसके बारे में चर्चा एक बार पहले भी हो चुकी है, पर डिटेल अब हम बात है ना, बेसिकली डिटेल बात अब हम यहां से करेंगे। देखिए क्या है डाल्टन का नियम। पहले मैं लिखता हूं स्टेटमेंट, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके अनुसार क्या कहना है इसका? इस नियम का यह कहना है कि परस्पर अक्रिय गैसों के मिश्रण का कुल दाब, ठीक है ना, पहले मैं लिख रहा हूं उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना, परस्पर अक्रिय गैसों के मिश्रण का कुल दाब किसके बराबर होता है? उनके आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। उनके आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। ठीक है ना। सो उम्मीद है कि आप बात समझ रहे होंगे। हम यहां कहना चाह रहे हैं कि जब भी हम टोटल प्रेशर की बात करते हैं तो जो टोटल प्रेशर होता है ना बेटा, वो आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। आंशिक दाब क्या है? तो कुल दाब में जो योगदान होता है उसको आंशिक दाब कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी हमने उस टाइम तो देखा था, मैं बता दूंगा अभी। आंशिक दाब का क्या सूत्र होता था, अभी मैं इसको पूरा प्रैक्टिकली समझा दूंगा, घबराए नहीं। पार्शियल प्रेशर यानी कि आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर कहते हैं इसको इंग्लिश में, है ना, बराबर कुल दाब पीटी इसका मतलब कुल दाब इनटू उस पर्टिकुलर गैस की क्या लेते हैं हम, मोल भिन्न, है ना। ये आपका सूत्र होता है, यानी कुल दाब इनटू मोल भिन्न, कुल दाब इनटू मोल भिन्न, कुल दाब इनटू मोल भिन्न। ठीक है। सो डाल्टन का आंशिक दाब नियम क्या कहता है कि इसके अनुसार परस्पर अक्रिय गैसें, जो गैसें आपस में रिएक्ट नहीं करती हों, उनके मिश्रण का जो कुल दाब होता है वह उनके आंशिक दाब के योग के बराबर होता है, यानी कि पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। ठीक है ना। कैसे? देखो, मैं एक उदाहरण से इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा। मान लेते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक पात्र है हमारे पास, है ना, ये एक वेसल है और इसमें मान लेते हैं हाइड्रोजन आपकी गैस भरी हुई है। ठीक। और इसका जो दाब है, इस गैस का जो दाब है वह मान लेते हैं 200 mm है। और इसका जो आयतन है ना, इस पात्र का आयतन की बात कर रहा हूं, वॉल्यूम, इस वेसल का जो वॉल्यूम है वो आपका 20 लीटर है। अब हमने क्या किया, मान लेते हैं कि हमने यहां पर सेम टू सेम ये एक और गैस ले ली, दैट इज ऑक्सीजन गैस। ठीक। यहां जो प्रेशर है वह आपका मान लेते हैं 100 mm है इसका। ये भी, इसका भी आयतन पात्र का मतलब सेम वेसल ले लो या फिर सेम वॉल्यूम वाला वेसल ले लो। दोनों का आयतन अलग अलग नहीं है, दोनों समान ही पात्र में रखी हुई हैं। एक बार हाइड्रोजन रखी है, अगली बार ऑक्सीजन रखी है। अब मैं दोनों को मिला रहा हूं।
क्योंकि डाल्टन का नियम तो केवल मिश्रण के लिए है ना। तो यदि मैं इन दोनों गैसेस को, इसको और इसको, दोनों को मिला दूं और उसी V आयतन के पात्र में रख दूं, सेम वेसल, है ना। सो यहां पर अब मैंने हाइड्रोजन प्लस क्या कर दिया, ऑक्सीजन। तो अब यहां जो कुल दाब आएगा ना वह 200, ये पीटी है बेटा, है ना। जो कुल दाब आएगा वो कितना आएगा, 200 + 100, इसका मतलब टोटल 300 mm आएगा। और यहां पर भी जो वॉल्यूम है ना वह V लीटर ही है, ध्यान रखना 2V नहीं है। उसी पात्र में मैंने किसको मिला दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया। सेम ही वेसल है, वही सेम वेसल है, वही पात्र है जिसमें पहले हाइड्रोजन रखी थी, ऑक्सीजन रखी थी। अब उन दोनों को मिक्स कर दिया है, मिक्सिंग कर दी है। ये जो साइन है वो बता रहा है कि हम मिक्सिंग कर रहे हैं दोनों की। तो ये कह रहा है आपका डाल्टन्स लॉ कि भैया इसका 100 था, इसका 200 था, तो टोटल मिला के अब यहां पर 300 हो जाए। बिल्कुल सरल है, एकदम आसान रूप है। यहां देख रहे होंगे कि कुल दाब उनके आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। कुल दाब उनके आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। कि भाई मैं दो गैसेस को मिलाता हूं तो उनका आंशिक दाब का मतलब समझ रहे हो ना। जैसे इस पात्र में लिया मैंने, इसका प्रेशर मेजरमेंट कर लिया, इसी वेसल में कोई और दूसरी गैस भरी, उसका भी प्रेशर मेजरमेंट कर लिया, और दोनों गैसेस को मिला दूं। अब जब दोनों गैसेस को आपस में मिला दूंगा ना तो जो टोटल प्रेशर होगा वह उनके आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा। यहां आंशिक दाब का मतलब जितना उनका प्रेशर अकेले में था, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। ये गैसें तो पहले से थी वहां, नहीं तो उनके योग के हमने इसको बराबर कर दिया। इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं वो मैं बताता हूं। देखिएगा न्यूमेरिकल किस तरह के आते हैं, अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं इसमें। देखिएगा जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। हमने कहा कि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की समान मात्रा एक पात्र में मिला दी, दोनों के सेम आपने मास लिया है। एक पात्र में मिलाने पर यदि कुल दाब, टोटल प्रेशर जो कह सकते हैं हम, वह कितना हो, 4 atm हो, तो H2 व O2 का आंशिक दाब ज्ञात करें। आंशिक मींस पार्शियल प्रेशर, है ना। अरे भाई अकेली गैस होती है तो आंशिक नहीं बोल सकते, मिश्रण में जो प्रेशर होता है उसका वो आंशिक कहलाता है ना। आंशिक शब्द यानी पार्शियल प्रेशर टर्म जो है ना, इस पार्शियल प्रेशर का हम उपयोग ही कब करेंगे, इस पार्शियल प्रेशर का हम यूज ही कब करेंगे, जब गैसेस का क्या होगा, मिश्रण होगा। जब गैसों का मिश्रण होगा ना तभी हम इस टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। प्रेशर जब गैसेस का मिक्सचर होगा देन ओनली यू कैन यूज दिस टर्म, दिस पर्टिकुलर टर्म, है ना। तो पार्शियल प्रेशर का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे करना रहा। हमारे पास यहां भार नहीं दे रखा दोनों का। मान लेते हैं कि हमने W ग्राम मिलाया, ठीक है, समान मात्रा मिलाई ना भैया, तो मात्रा मर्जी से आप W ग्राम मान लीजिए क्योंकि कोई वैल्यू दी तो नहीं है। तो माना H2 व O2 के समान मात्रा W ग्राम ली गई है। ये W ग्राम ली गई हो, है ना। आपने जो मात्रा ली है वो W ग्राम है, ठीक है। मान लेते हैं हमने H2 व O2 की समान मात्रा W ग्राम ले ली, ठीक। अब देखिए आंशिक दाब निकालने के लिए क्या चाहिए, कुल दाब चाहिए। कुल दाब तो है 4 atm, लेकिन साथ में क्या चाहिए, मोल भिन्न चाहिए। मोल भिन्न कैसे आती है, तो मोल भिन्न मोल से आती है। मोल के बिना मोल भिन्न तो आने से नहीं, है ना। तो मोल भिन्न पहले निकालनी है। जब हम मोल भिन्न निकाल लेंगे तो आपको यहां पर आंशिक दाब आप निकाल पाएंगे। मोल भिन्न निकालने के लिए आपको पहले मोल निकालने पड़ते हैं। मोल कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है, मोल से आसान तो कोई चीज होती ही नहीं है। सो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मुझे निकालना है तो W/2 कर दूंगा। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मुझे निकालना है तो मैं W/32 कर दूंगा। देख रहे हैं, सिंपल सी चीज है। यदि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं मास डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, और यदि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं मास डिवाइड बाई 32 कर दूंगा। अब मैं आंशिक दाब निकालने की स्थिति में हूं, लेकिन पहले उसके लिए मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए। देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए कुल दाब इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे। मानते हो उस बात को। ये तो आपका 4 atm है,
अब मोल भिन्न कैसे निकालते हैं भाई? मोल भिन्न कैसे निकालते हैं? मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल मोल, यही तो करोगे। मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना है? तो W/2 है। टोटल मोल कैसे निकालेंगे? तो W/2 अपॉन W/32, ठीक बात। सो यहाँ से दिस इज 4 इंटू W/2 अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो ये आपका कितना रहेगा? 16W। कुल मिला के ये 17W आता दिख रहा है। यहाँ से यदि हम इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, तो 4 इंटू, इसी नेक्स्ट पेज पर कर रहा हूँ, यानी इसी साइड के अंदर हम कर रहे हैं इसको। सो दिस प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज कमिंग आउट टू बी 4 इंटू ये आपका W/2 इंटू 32 अपॉन 17W है, कैंसिल हो जाएगा। सो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज कमिंग आउट टू बी व्हाट? दिस इज 4/2 है ना, तो दिस इज 64/17। दिस इज योर प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। अब मुझे प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो बहुत आसान है। या तो आप देखिए दो तरह से कर सकते हो। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो क्या करूंगा? सिंपल है, या तो मैं ऐसे करूं पूरा, है ना, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, या तो मैं इसको पूरा ऐसा लिखूं, या सीधे सीधे मैं ये कह दूं कि PT इक्वल्स टू PH2 प्लस PO2 ही तो होगा। और मुझे फाइंड आउट क्या करना है? P ऑफ O2 फाइंड आउट करना है। तो वो PT माइनस क्या कर दिया जाएगा? P ऑफ H2 कर दिया जाएगा। टोटल कितना है? तो वह है 4 माइनस प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना है मेरे भाई? तो वह है 64/1780। ये आपका आंसर हो जाए। कैसे कर लूँ? या तो आप अलग से निकाल लो, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। उतना टाइम क्यों लगा रहे हो भाई? आपको टोटल प्रेशर मालूम है, आपको किसी एक पर्टिकुलर गैस का प्रेशर भी मालूम चल गया, तो यदि आपको दोनों ही चीज़ें पता चल गई हैं तब तो बहुत काम आसान है ना। डायरेक्टली यू कैन यूज। कैसे किया मैं फिर बता दे रहा हूँ। देखिए क्या किया हमने। प्रश्न ये था कि यदि आपको समान मात्राएं मिलाई गई हों, दोनों की समान मात्राएं मिलाई गई हों और कुल दाब आपका 4 ATM हो, तो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या होगा? व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की समान मात्रा यदि हमने ली है, मान लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की समान मात्रा ली है, वो W है। समान मात्रा तो दी गई है, वो मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो मात्रा W है ना, मान लेते हैं। सो यहाँ पर W/2 हो गया, W/32 हो गया। बहुत आसानी से मोल भिन्न निकाले जा सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन, है ना। वो कैसे निकाला वो आपके सामने है। एक का दाब आ गया तो दूसरे के लिए कोई मगजमारी ज़्यादा करनी नहीं है। टोटल प्रेशर में से माइनस कर दो, 4 में से माइनस कर दिया। या फिर आप अलग से निकालना चाहते हो तो इंडिविजुअल भी निकाल सकते हो, कोई आपत्ति नहीं हमको, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन डाल्टन्स पर बन सकता है। एक और प्रश्न इसी कॉन्सेप्ट पर देख रहे हैं, समझिएगा। थोड़ा सा डाल्टन्स लॉ का मॉडिफिकेशन है इसके अंदर। देखिए मान लेते हैं 2 पात्र है अपने पास और इनको इस नगण्य आयतन वाली ट्यूब से जोड़ा हुआ है। ये बीच में जो ट्यूब है ना, इसका वॉल्यूम हम नेग्लिजिबल मानते हैं। लेट्स द वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर वेसल इज नथिंग, इसको नेग्लिजिबल मान लिया, इसको हमने नेग्लिजिबल माना। जो कुल आयतन है वो इन दोनों का ही माना जाएगा, ठीक है ना, दोनों पात्र का आयतन ही माना जाएगा। मान लेते हैं इसमें A गैस भरी हुई है, इसका प्रेशर P1 है, इस पात्र का आयतन B1 है। यहाँ कौन सी गैस भरी है? B गैस भरी है। इसका प्रेशर P2 है, पात्र का आयतन B2 है, ठीक है भाई। अब हमसे पूछा गया कि बताइए मिश्रण के पश्चात कुल दाब का व्यंजक क्या होगा। मतलब मिक्सचर कर दिया आपने, मिश्रण के बाद कुल दाब का व्यंजक। What is the expression of the total pressure? यानी कुल दाब का व्यंजक देना है, कुल दाब का एक्सप्रेशन देना है। What is the expression of total pressure? क्या एक्सप्रेशन होगा कुल दाब का, वो आपको देना है। देखिए कैसे कीजिएगा इसको। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहली बात, जब आप देखिए ये तो आयतन नगण्य है, जब मैं इन दोनों को मिला दूंगा तो टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, जो A के लिए भी है और B के लिए भी है। तो पहले मैं एक एक गैस का आंशिक दाब निकालता जाता हूं। तो A गैस है तो पहले मैं निकाल रहा हूं, A गैस है तो
क्या कह सकता हूं मैं बॉयल नियम के अनुसार एक गैस के लिए P1V1 इज इक्वल्स टू PaV1 प्लस V2। इसका क्या मतलब? PV रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब PV रिमेन्स कांस्टेंट। यहां पर P1V1 क्या है वो तो हमको मालूम नहीं है। PA क्या है? PA है मिश्रण में A का आंशिक दाब, है ना, जो फाइनल प्रेशर है एक तरह से उसका, ठीक है। और V1 प्लस V2 क्या है? मिश्रण के पश्चात कुल आयतन, ऑब्वियस सी बात है। V1 प्लस V2 क्या है? तो कुल आयतन है। यानी जब मिक्सचर हो गया उसके बाद कुल आयतन जो है वो V1 प्लस V2 काउंट होगा दोनों गैसेस के लिए, है ना। ये दोनों टर्म को आप समझें। ये हमने कौन सा लगाया? ये बॉयल्स लॉ लगाया। ध्यान रखना है ये बॉयल्स लॉ है। यहां पर कहीं भी हम फिलहाल डाल्टन्स लॉ की बात नहीं कर रहे हैं। अभी बॉयल्स लॉ से हम दोनों का आंशिक दाब निकाल रहे हैं। फिर डाल्टन नियम क्या कहता है? दोनों के आंशिक दाब को योग कर देंगे, है ना। डाल्टन के अनुसार तो हम दोनों के आंशिक दाब का क्या कर देंगे? लास्ट के अंदर योग कर देंगे। सो मिश्रण के बाद कुल आयतन, मिश्रण के बाद कुल आयतन ये आ गया। यहां से मेरे को PA निश्चित तौर पे मिल जाएगा, जो कि आएगा P1V1 अपॉन V1 प्लस V2। ये इक्वेशन 1 है। मिश्रण के बाद कुल दाब का आपको एक्सप्रेशन देना है, तो ये बहुत आसानी से यहां निकल कर आ गया है दैट PA इज इक्वल टू P1V1 अपॉन V1 प्लस V2। ये आपका एक इक्वेशन यहां बन गई है, ठीक है ना, A गैस के लिए। ठीक है बच्चों, ऐसा कि ऐसा आप B गैस के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि देखिए जब आप इनको मिलाएंगे तो B गैस का दाब चेंज होगा, मिक्सिंग के बाद तो चेंज होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। जो यहाँ पात्र में था वो तो नहीं रहेगा, क्योंकि आप इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया तो इसका दाब कम हो जाएगा एज पर बॉयल्स लॉ, क्योंकि न तो हम इसके मोल चेंज कर रहे न इसका टेम्परेचर चेंज कर रहे। यानी यहां से मैं B गैस के लिए आंशिक दाब निकाल सकता हूं। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट B गैस हेतु भी लगेगा, और वो लगेगा P2V2 इज इक्वल्स टू PbV1 प्लस V2। V1 प्लस V2 क्या है? दिस इज द टोटल वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग। ये पहले का किस्सा और ये बाद का किस्सा, ये किसके अकॉर्डिंग है भाई? ये बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग चल रहा है। यहाँ कोई डाल्टन्स लॉ नहीं लगाया अभी हमने, ये बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग है, जिसका कहना है कि किसी भी गैस के लिए PV रिमेन्स कांस्टेंट। कब? जब हम न तो टेम्परेचर बदलें और न हम उनके मोल बदलें। तो हमने कोई एक गैस का मोल तो नहीं बदला, ना हमने इस पात्र का कोई टेम्परेचर बदला, तो ऑब्वियस सी बात है कि PV रिमेन्स कांस्टेंट आएगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ PV, और PV का मान जो आएगा वो कितना आएगा बेटा? P2V2 अपॉन V1 प्लस V2 आएगा। ये समीकरण 2 है। यहां मैं बता दूं कि PV क्या है? PV है बेटा मिश्रण में B का आंशिक दाब। This is the partial pressure of B in the mixture। मिश्रण में B का आंशिक दाब कहलाता है। अब मैं यहां से लगाने वाला हूं डाल्टन नियम, है ना, और वो क्या कहता है? डाल्टन नियम से अब हम जो लगाएंगे वो आपका डाल्टन्स लॉ आएगा। और डाल्टन्स लॉ क्या कहता है भाई? कि कुल दाब जो होता है वह आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। तो नाउ इट इज टाइम टू पुट दीज वैल्यूज, इन मानों को हम रख देंगे यहाँ पर। तो PT बराबर क्या आ जाएगा बेटा? PA क्या है? P1V1 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा? P2V2 अपॉन V1 प्लस V2। सो यहाँ पर हम नीचे क्या लेंगे? V1, यहाँ हम नीचे क्या लेंगे बेटा? यहाँ लेंगे हम V1 प्लस V2। सो ऊपर क्या आएगा? P1V1 प्लस P2V2 इज एक्चुअली इक्वल टू PT। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। ये कुल दाब का व्यंजक है जो आपको प्रश्न में पूछा गया था। यह प्रश्न न्यूमेरिकल के तौर पे भी आ सकता है, जहां पर आपको प्रेशर्स के मान दे रखे हैं, वॉल्यूम के मान दे रखे होंगे और फाइनल प्रेशर पूछा होगा। अच्छा, 3 तरह से प्रश्न पूछ सकता है इसमें। हो सकता है कहे मिश्रण के बाद A का दाब ज्ञात करो, हो सकता है आपसे कहे मिश्रण के बाद B का दाब ज्ञात करो, हो सकता है आपसे कहे कि मिश्रण के पश्चात कुल दाब ज्ञात करो। तीनों ही प्रश्न यहां आपके सामने दिखाई दे सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इन तीनों में से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। मैं फिर से यहां बता दे रहा हूं कि हमने क्या किया। ये 2 पात्र हैं, यहां कोई समान आयतन वाला केस नहीं है। V1 V2 निश्चित तौर पर भिन्न हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं। हमने क्या किया? दोनों गैसेस को हमने मिला दिया। ये वाल्व को हमने ओपन किया,
इस वाल्व को ओपन किया, इससे ये दोनों आपस में क्या हो गई, मिश्रित हो गई। और मिश्रण के बाद हमसे पूछा है कि मिश्रण के बाद जो है वह कुल दाब कितना होगा, व्हाट इज द टोटल प्रेशर आफ्टर मिक्सिंग। मिक्सिंग करने के बाद आपको पहले तो लगाना है बॉयल्स लॉ। ए के लिए आप बॉयल्स लॉ लगाएंगे, बी के लिए आप बॉयल्स लॉ लगाएंगे और फिर दोनों को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है ना। तो यहां हमने बॉयल नियम का भी इस्तेमाल किया है, यहां हमने डाल्टन नियम का भी प्रयोग किया है। यह दोनों का मिला जुला रूप माना जाएगा। ठीक है ना, इट इज द कंबाइंड फॉर्म। यह दोनों का मिला जुला रूप कंसीडर किया जाएगा, इससे ये फाइनल एक्सप्रेशन निकल कर आता है। ठीक है। अब इसमें बच्चों एक और प्रश्न आता है कभी कभी डाल्टन नियम से संबंधित, वो भी बताता हूं। देखिए, सामान्य ताप पर यानी कमरे के ताप पर 25 डिग्री जिसको हम बोलते हैं, सामान्य ताप पर निम्न में से कौन से मिश्रण या कौन सा मिश्रण आपका डाल्टन नियम का पालन नहीं करता। इनमें से कौन जो है वह डाल्टन नियम का पालन नहीं करता, है ना। इनमें से कौन जो है वो डाल्टन नियम का पालन नहीं करता है, इनमें से कौन जो है वो डाल्टन्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ऑप्शन है आपके सामने। पहला है अमोनिया HCl। देखिए, जो कमरे के ताप पर आपस में रिएक्ट कर जाएंगी वो पालन नहीं करेगी, समझ रहे हो ना। जो इनमें से रूम टेम्परेचर पर जो है वह पालन नहीं करेंगी, उपरोक्त सभी, है ना। तो बेटा ये सभी गैसेस कमरे के ताप पर आपस में रिएक्ट कर जाती हैं, और जैसा हमने शुरुआत में ही इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि डाल्टन्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस। वो आपस में क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वो आपस में क्रिया कर गई तो फिर तो आपका जो मोल रेशो वो सब गड़बड़ जाएगा। हो सकता है वो तो क्रिया करके कोई सॉलिड ही बनाते हो। जैसे अमोनिया और HCl की क्रिया करता हूं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। अमोनियम क्लोराइड तो ठोस है, वो तो है ही सॉलिड, तो कहाँ प्रेशर ही नहीं रहेगा उसका, तो है ना। तो फिर ये लॉ कैसा लगाओगे आप। तो अमोनिया और क्लोरीन की, अमोनिया और HCl की रिएक्शन से तो सॉलिड ही बन जा रहा है। नहीं भी बने सॉलिड तो भी जो परस्पर क्रिया करेंगे उनके लिए इस नियम को हम नहीं लगाते। तो यहां पर बहुत सिंपल है इसका सॉल्यूशन कि उपरोक्त सभी गैसेस, जो ये पेयर लिखे ना, ध्यान रखना पेयर की बात कर रहा हूं, सभी युग्म मीन्स पेयर, ये जो पेयर लिखे उसकी बात हो रही है, सामान्य ताप पर परस्पर क्रिया कर लेते हैं। दे ऑल रिएक्ट विथ ईच अदर। यह सामान्य ताप पर परस्पर क्रिया करते हैं, दे रिएक्ट विथ ईच अदर, है ना। ये आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो उपरोक्त सभी युग्म सामान्य ताप पर परस्पर क्या करते हैं, क्रिया कर लेते हैं। और यही कारण है, इज द ओनली रीजन कि यहां पर इनमें डाल्टन नियम का पालन नहीं होता। डाल्टन नियम का पालन इन मिश्रण के लिए नहीं होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब हमने अब तक जाना है डाल्टन नियम को, जो गैसों के मिश्रण से संबंधित था। गैसों के मिश्रण का कुल दाब हमको इससे मिलता था। ऐसी गैसें सेलेक्ट करनी होती है जो आपस में क्रिया नहीं करती हों, और बहुत ही आसान सा नियम है कि कुल दाब उनके आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। और आंशिक दाब कैसे निकालते हैं, सो टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन करके। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, खुद के मोल अपॉन टोटल मोल। अब यहां पर एक नियम आता है जिसको हम बोलते हैं ग्राहम का नियम। ग्राहम का नियम, है ना, ये बेसिकली जुड़ा हुआ है विसरण और निसरण से। ग्राहम्स लॉ, देखो कोई भी नियम किसी न किसी के बारे में होता है, तो ये किसके बारे में है, ये है विसरण और निसरण की दर के बारे में, डिफ्यूजन और इफ्यूजन की रेट के बारे में। तो निश्चित तौर पर यहां पर यह समस्या शुरू में ही आ गई कि सर पहले तो विसरण और निसरण समझना पड़े। विसरण और निसरण की डेफिनेशन क्या होती है पहले तो मुझे वो जानना पड़ेगा, तभी तो मैं इसे कर पाऊंगा। तो देखिए पहले हम वो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखें, समझें। सबसे पहली बात, यह विसरण, मैं एक एक करके सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं, तथा निसरण
की दर से संबंधित है, मतलब रेट। विसरण को कहते हैं डिफ्यूजन, इंग्लिश में मालूम होना चाहिए ये भी। और निसरण को बोलते हैं इफ्यूजन। बहुत ही कॉमन टर्म है, डिफ्यूजन तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, इसलिए ज्ञात होना चाहिए इंग्लिश में भी। निसरण की दर को दर्शाता है। तो भाई पहले तो ये मेरे को समझना पड़ेगा कि ये दोनों घटनाएं हैं क्या। तो देखिए, जहां तक बात गैस की कर रहे हैं, क्योंकि अपन गैसीय अवस्था पढ़ रहे हैं भाई, अरे याद है ना, भूल तो नहीं गए, गैसीय अवस्था चल रही है। सो गैसीय अवस्था की जहां तक मैं बात करता हूं तो यह कन्फर्म है कि गैस का उपस्थित स्थान में फैलना विसरण कहलाता है। सिंपल बात है। जैसे कि आपने जैसे कहीं अगरबत्ती जलाई है ना, उसकी सुगंध जो है वो पूरे कमरे के अंदर फैल गई, तो आपने पूरे कमरे के अंदर तो नहीं जलाई, फिर भी वो फैल गई, तो ये विसरण। गैस जो है उसकी प्रवृत्ति होती है फैलने की, उपलब्ध स्थान में फैलने की, इसको बोलते हैं विसरण। अब निसरण क्या है? निसरण है किसी पर्टिकुलर प्रेशर कंडीशन में सूक्ष्म छिद्र से गैस का बाहर रिलीज होना या बाहर एस्केप होना, जैसा कि एक गुब्बारे में से हवा निकलती है या फिर एक सिलेंडर जो है उसमें से गैस लीक होती है। गुब्बारे में से जो हवा निकल रही है छोटे छिद्र में से निकलती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकलती है। ध्यान रखिएगा, निसरण विसरण में अंतर है। विसरण में कोई दिशा विशा नहीं है, सब तरफ फैल जाता है। निसरण में पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जाएगा वो, उसी पर्टिकुलर दिशा के अंदर उसका जाना होता है। सो स्पष्ट रूप से दोनों में डिफरेंस है, दोनों के अंदर अंतर है चीजों में। विसरण और निसरण में अंतर है। विसरण में उपलब्ध स्थान में मामला फैलता है, निसरण में सूक्ष्म छिद्र से पर्टिकुलर दिशा में पर्टिकुलर प्रेशर में गैस बाहर आती है। ठीक है ना, तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है, निसरण और विसरण। गुब्बारे में से हवा निकल रही है, निसरण है। ठीक है ना, अगरबत्ती की गंध फैल जा रही है, विसरण है। इसके दर के बारे में क्या कहता है वो हम बात करेंगे। पहले विसरण निसरण को परिभाषित करते हैं। देखिए गैस का, क्योंकि गैस के लिए बात हो रही है, उपलब्ध स्थान में फैलना, जो भी अवेलेबल स्पेस है उसमें फैल जाना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। अवेलेबल स्पेस में फैल जाना विसरण कहलाता है। ठीक है ना, जैसे कि अगरबत्ती का जो धुआं होता है वह रूम में फैल जाता है, लेकिन सूक्ष्म छिद्र से, स्मॉल पोर, निश्चित दाब की स्थिति में, सूक्ष्म छिद्र से निश्चित दाब की स्थिति में गैस का रिलीज होना, इसको निसरण कहते हैं। ठीक है, ये तो दोनों में डिफरेंस है, निसरण में और किसमें? विसरण में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गुब्बारे से हवा का निकलना, ये आपका निसरण यानी इफ्यूजन की कैटेगरी में जाने लायक है। गुब्बारे से हवा का निकलना यह आपका निसरण है। तो अभी तक क्या बताया मैं फिर बोल देता हूं। सबसे पहले तो हम बात करें ग्राम नियम की। ग्राम नियम किसके बारे में है? विसरण और निसरण की दर के बारे में। ठीक बात है। अब विसरण निसरण होते क्या है? विसरण का मतलब है गैसों का फैलना, निसरण का मतलब है सूक्ष्म छिद्र से गैस का बाहर आना। यानी प्रेशर होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है किसमें? इफ्यूजन में, निसरण में। अब इन दोनों की ही दर के बारे में, मूल रूप से तो निसरण के लिए था लेकिन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो ग्राम नियम क्या कहता है कि विसरण या निसरण की जो दर होती है वह उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी विसरण और निसरण की जो दर होती है वो उनकी डेंसिटी के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ऐसा कहना है किसका? आपके इस ग्राम नियम का। मैं बताता हूं अभी क्या कहना चाह रहा हूं, वेट कीजिए। देखिए, तो बात हम ये कहना चाह रहे हैं बेटा
पहले तो नियम लिखता हूँ कि भाई साहब ये नियम कहते क्या हैं, डाल्टन भाई साहब क्या कहते थे, तो डाल्टन नहीं, ग्राहम, है ना। तो ग्राहम नियम क्या कहता था, ग्राहम नियम के अनुसार, समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ, इसके एक्सप्रेशन बनाएंगे बहुत सारी अपन। गैस के निःसरण, मेनली निःसरण के लिए था, लेकिन ब्रैकेट में विसरण भी लिख दे रहा हूं, यानी दोनों के लिए एप्लीकेबल जरूर है, कि दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए इस बात को समझें, इसका कहना है कि भाई जो R है ना वो प्रोपोर्शनल टू 1/√D होती है। R मतलब विसरण या निसरण की दर होगा, D मतलब घनत्व होगा, D या रो से हम घनत्व को व्यक्त करते हैं, है ना। तो ये तो देखो कॉमन सेंस है। आपसे कहें कि एक भारी चीज़ ज़्यादा तेज़ी से जो है वो भारी गैस ज़्यादा तेज़ी से बहेगी या फिर हल्की, यहाँ पर दर का क्या मतलब होता है, स्पीड का क्या मतलब है कि भाई कितनी तेज़ी से वह गैस जा रही है अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह, उसी को तो कहेंगे। तो निश्चित तौर पर जिस गैस का घनत्व कम होगा वो हल्की गैस होगी, और जो गैस हल्की होगी वही तो तेज बहेगी, जो हल्की गैस होगी वही तो तेज डिफ्यूज होगी ना। भारी गैस तेजी से कैसे बहेगी, सिंपल सी चीज है। यानी ये तो तय है कि ये घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती तो होना इसका तय। देखिए इसमें कई सारे फॉर्मूले आएंगे पर उनके डेरिवेशन में हम नहीं जाएंगे, बिकॉज ये चीज आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ग्राम्स लॉ एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, हम उसके बाहर जाके बात कर रहे हैं। कारण कि कंपटीशन लेवल पर इस पर प्रश्न पहले पूछे जाते हैं अक्सर, सो बात तो करेंगे लेकिन डिटेल हम इसके नहीं जाएंगे, इसके कोई डेरिवेशन में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि कोई सब्जेक्टिव पेपर में आपसे ये नहीं पूछा जा सकता, कंफर्म है ही नहीं, किताब में तो पूछेगा कैसे भाई। इसको केवल ऑब्जेक्टिव पर्पज से तैयार करना है तो वहां डेरिवेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है ना। हाँ ये बात जरूर हम समझ रहे होंगे कि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती क्यों है, वाई इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बात स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए है क्योंकि जब आप डेंसिटी यदि हाई होगी, किसी गैस की डेंसिटी यदि हाई होगी तो उसकी दर बहने की धीमी ही होगी, यह तो कंफर्म है, वह धीमा ही बहेगा। डेंसिटी हाई होगी तो धीमा क्यों बहेगा भाई, क्योंकि डेंसिटी जब किसी की हाई होगी, जब उसकी डेंसिटी हाई होगी तो बहुत सिंपल सी बात है कि यदि डेंसिटी हाई होगी तो उसकी डिफ्यूजन या इफ्यूजन की रेट का कम होना तय है। भारी गैस धीरे बहती है भाई, है ना, तो ये तो कंफर्म है। सो यहां पर कौन क्या है, ये R है बेटा निसरण या विसरण की दर, दोनों में से कोई भी हो सकता है, अपॉन नहीं है, यह है विसरण की दर, और D क्या है, तो गैस का घनत्व, ये गैस का घनत्व है। ये कहना है आपके किसका, ग्राम के नियम का। अब यहां गैस के घनत्व के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए, जिससे अपन इसको और थोड़ा बेटर तरीके से डिफाइन कर पाएंगे, इस लॉ के बारे में और भी चीजें अपन कह पाएंगे, लेकिन उसके लिए हमको थोड़ा सा गैस के घनत्व के बारे में जानना है, उसके सूत्र के बारे में जानना है, ठीक है। ये लॉ खत्म नहीं हुआ है, पर यहां हम बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट करते हुए गैस के घनत्व के बारे में एक बात बताते हैं। देखिएगा गैस का घनत्व जिसको हम D या रो से व्यक्त कर सकते हैं, D या रो से हम इसे व्यक्त करते हैं, क्योंकि यहां घनत्व की बात आई है इसलिए हम गैस के घनत्व के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। घनत्व कोई नई चीज तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता संभव कि हम घनत्व के बारे में जानते ही न हो। किसी भी पदार्थ का घनत्व आयतन, इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है, यानी मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पर भी वही होगा। देखिए D या किससे बताते हैं इसको, D या रो से इसे बताते हैं, और वह होता है W/V, वेट अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। समझते हो ना, किसी भी गैस का घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन ही होता भाई, ठीक है। लेकिन गैसेस के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, गैसेस के लिए ये V जो है वो कांस्टेंट नहीं है। दिस वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट फॉर गैसेस, क्योंकि आपको मालूम है कि गैस का आयतन जो है वो कोई स्थिर राशि नहीं होती, जैसे द्रवों का होता है, स्थिर होता है ना, फिक्स होता है।
गैस का वॉल्यूम नहीं होता, गैस का वॉल्यूम डिपेंड करता है टी और पी पर। यानी इस वी को थोड़ा मुझे यहाँ मॉडिफाइड करने की जरूरत है। आपको मालूम है ये इक्वेशन हम यूज कर चुके हैं, पी वी इक्वल्स टू एनआरटी, सबको बहुत अच्छे से मालूम है। यहां पर इस v को मुझे निकालना है, तो इस n को मैं w अपॉन m कर सकता हूं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, बिल्कुल कर सकता हूं, और ये p नीचे ले गया। ये आपका समीकरण 2 हो गया, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ये हम किसको ले आए हैं बीच में? गैस के घनत्व के बारे में हम बात करने लगे हैं। अभी ध्यान रखिएगा, ग्राहम का नियम पूरा नहीं हुआ है, पर वहां घनत्व शब्द का उपयोग किया गया है, तो इसीलिए पहले घनत्व के बारे में जान लेना उचित है। सो थोड़ा सा डेंसिटी को हम जान लेते हैं। यह एक तरह से ग्राम्स लॉ का हिस्सा ही चल रहा है, हम फिर से उसी लॉ पर आ जाने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा डेंसिटी के बारे में समझ लीजिए। 1/2 से यदि मैं 1/2 का इस्तेमाल करूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि D बराबर, देखो बेटा W तो W है, लेकिन V की जगह क्या लिख दिया? WRT, ऊपर क्या चला गया? PM चला गया, चला गया ना। सो ऑब्वियस सी बात है, ये कैंसिल हो जाएगा और D बराबर क्या होगा? PM अपॉन RT हो जाएगा। यहाँ M 100% समझ में आने वाली चीज है कि यह मोलर मास है, इसका जरूर आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो D है वह मोलर मास है। यहाँ D कोई भार नहीं है बल्कि अणुभार है, यह मोलर द्रव्यमान है मेरे भाई। नहीं, ऐसा मैं बोल सकता हूं कि नहीं? यस, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहां पर एक चीज और लिख सकता हूं, यदि ताप व दाब स्थिर हो, यदि ताप और दाब आपको कांस्टेंट दे दिए जाएं, तो सीधे सीधे D इज प्रोपोर्शनल टू M दिखाई देता है ना। ताप और दाब यदि आपका स्थिर रहे तो मोलर मास जैसे जैसे बढ़ेगा डेंसिटी भी बढ़ेगा। यदि ताप और दाब की समान अवस्थाएं हो, या बेटर है कि मैं ऐसा कहूं, ताप व दाब की समान अवस्थाओं में, यानी कि सेम कंडीशन में यदि मैं तुलना करना चाहूं, तो मैं निश्चित तौर पर यहां पर D इज प्रोपोर्शनल टू M लिख सकता हूं, या कि D1 अपॉन D2 इक्वल्स टू M1 अपॉन M2 लिख सकता हूं। समझिएगा, वापिस से मैं बोल रहा हूं, चीजों को सुनिए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। सबसे पहले हमने ये बात की कि भाई जो ये नियम है वो आपके विसरण और निसरण के बारे में है। अब विसरण निसरण होते क्या हैं? तो विसरण तो होता है फैलना अवेलेबल वॉल्यूम में, और निसरण होता है पर्टिकुलर छिद्र से, एक पर्टिकुलर पोर से गैस का या होल से गैस का बाहर आना। इनके बारे में जो नियम दिया गया है वो ग्राम का नियम है, और सीधे सीधे वो नियम यह कहता है कि जब आप इनके विसरण या निसरण की दर की तुलना करते हो तो वह उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह बहुत आसान है समझना कि जितना ज़्यादा घनत्व होगा उतना भारी गैस होगी, और जितनी भारी गैस होगी उतना उसका जो आर है ना वो आपका कम होगा, यानी कि वो धीमे बहेगी। रेट तो समझते ही हो ना, दर तो समझते ही हो भाई कि दर का मायने क्या होते हैं, दर का मीनिंग क्या होता है, ये तो आप जानती हो। R शुड बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा? रूट D हो जाएगा। R को हम क्या कहते हैं? निसरण या विसरण की दर कहते हैं, और D जो है वो गैस का क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ D, डेंसिटी के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल आप कह सकते हो, अंडर D आप इसको बोल सकते हो। समझे? फिर हम थोड़ा सा डेंसिटी के बारे में चर्चा करने लगे, कारण कि यहाँ डेंसिटी आई है। इसी लॉ को आगे समझने के लिए हमको डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। तो हमने डेंसिटी का एक फॉर्मूला, यहाँ हल्का सा डेरिवेशन है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, हल्का सा हमने एक डेरिवेशन किया है जिससे हम डेंसिटी को समझ सकें। डेंसिटी क्या होती है? किसी की भी डेंसिटी क्या होती है? तो मास अपन वॉल्यूम होती है। यहां पर थोड़ा सा फॉर्मूले में बदलाव हम कर रहे हैं गैस के घनत्व के लिए। यह जो फॉर्मूला लिखा है वह गैस का घनत्व है, तो गैस के घनत्व के लिए थोड़ा सा हम आयतन को ताप और दाब के रूप में रिप्लेस करना चाहेंगे, यानी D इज प्रोपोर्शनल टू PM एंड RT। D इज प्रोपोर्शनल टू PM अपॉन RT। और यदि ऐसा हो कि दो गैसों के लिए तुलना करनी हो और प्रेशर और टेम्परेचर सेम दे रखे हो, तो D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M भी हो सकता है। अब यहां से हम ग्राम्स लॉ में कुछ केस पढ़ने वाले हैं, तो देखिए केस 1।
ठीक है, देखो या इससे पहले मैं एक बात कह दूं कि दो गैसों के, हेडिंग डाल देते हैं, दो गैसों की विसरण या निसरण दर की तुलना वो कैसे करते हैं? इस घनत्व की सहायता से करेंगे भैया, अभी बताता हूं। यदि मुझे दो गैसों के विसरण या निसरण की तुलना करनी है तो मैं कैसे करूंगा? तो बच्चों उसमें पहला केस जो बन सकता है आपके सामने कि जिन दो गैसों के विसरण की दर की तुलना करनी है उनके ताप और दाब समान हो तो क्या होगा? प्रारंभिक ताप व दाब समान होने पर तुलना कैसे करेंगे, इनिशियल टेम्परेचर और प्रेशर सेम होने पर तुलना कैसे करेंगे, वो हम देख रहे हैं। तो देखिए, यदि गैसों के ताप व दाब समान हो तो फिर मैं क्या कह सकता हूं? तब मैं ये कह सकता हूं कि नहीं कि भैया R इज प्रोपोर्शनल टू 1/√d, और ताप और दाब समान हो तो ये सीधे सीधे D की जगह M भी आ जाता है ना भाई। ये हमने थोड़ी देर पहले की स्लाइड में क्या देखा? यही तो देखा कि D इज प्रोपोर्शनल टू M आ जाता है यदि ताप और दाब दोनों क्या हो? समान हो। तो यानी सीधे सीधे यहाँ एक एक्सप्रेशन बनने जा रहा है जो बहुत ही यूजफुल है कि d1/d2 इक्वल्स टू √m2/m1। दो गैसों की तुलना कर रहे हैं ना भाई। D1 क्या होगा? घनत्व होगा एक गैस का, ये सॉरी D1 नहीं है, ये क्या है? R1 है ना। ये अपना R1/R2 की तुलना अपन किसी की कर रहे हैं? रेट की कर रहे हैं। सो R1 R2 क्या है? R1 R2 क्या है? उनके दरों की तुलना कर रहे हैं हम। यानी किसी एक गैस के डिफ्यूजन की रेट दे रखी हो तो दूसरे की पता करने की स्थिति में आ जाते हैं ना अपन। If you are having the value of one rate of diffusion of one gas, you can find out the other one. यानी कि R1 R2 आप यहाँ से निकाल सकते हो, R1 R2 का मान आप यहाँ से निकाल सकते हो। सो ये आपका पहला केस हमने डिस्कस किया कि यदि गैसों के ताप व दाब दोनों क्या हो? समान हो। यहाँ पर M1 M2 क्या है मेरे भाई? M क्या है? ये है मोलर द्रव्यमान। अब 1 2 तो कुछ भी नहीं है ना, पहली गैस, कोई भी गैस, एक गैस और दूसरी गैस। 1 2 क्या है? तो देखो भाई, इतनी तो सिंपल बात है, विज्ञान के विद्यार्थी हो, है ना। 1 2 मीन्स क्या है? कोई एक गैस और कोई दूसरी गैस जिनकी तुलना हो रही है ना। सो M क्या है? तो M जो है बेटा वो मोलर द्रव्यमान है, और R क्या है? तो विसरण और निसरण की दर है। अब 1 है तो एक गैस की होगी, 2 है तो सेकंड गैस की होगी। अब यूं मत पूछना सर किसको सेकंड मानेंगे किसको 1 मानेंगे। अरे भैया किसी को भी मान ले भाई, मर्जी आपकी। जो ज्ञात हो उसको 1 मान लेना, अज्ञात हो उसको 2 मान लेना, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे सूत्र हम वहाँ नहीं पढ़ते जैसे अपन हाइड्रोजन मॉडल पढ़ा था, वहाँ नहीं आया था। ऐसे कंपेयर करते थे ना, वो तो रेडियस थी R1 R2, ये रेट है, पर वहाँ भी तो ऐसे फॉर्मूले लगाते थे ना, R1/R2 इक्वल्स टू N1² इंटू Z2/Z1 ऐसे कर। तो 1 और 2 तो दो प्रजातियों को बताता है, दो स्पीशीज को बताता है, दो गैसेस के बारे में बात हो रही उनको बताता है ना, कि भैया हमें दो गैसेस के बारे में चर्चा करनी है। तो यहाँ R1/R2 इक्वल्स टू आ जाएगा √M2/M1। ये कब कर सकते हो? जब ताप और दाब की परिस्थितियां क्या हो? समान हो। ताप और दाब की परिस्थितियां समान हो तब हम D को, ये कहां से आ गया? ये इसी से आया भाई, Pm/RT सूत्र से आया है, that your density is actually equal to Pm/RT। डेंसिटी जो होता है वो आपका Pm/RT होता है। डेंसिटी इज एक्चुअली इक्वल टू Pm/RT होता है। यहां से हमने इसकी बात की है, द डेंसिटी इज इक्वल टू Pm/RT। ठीक है, यहां से हमने इस D को हटा करके और M ले आए हम। अंडर रूट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इधर 1 है तो इधर 2 होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना भाई, तो R1/R2 है तो √M2/M1 करूंगा ना। ये कहाँ से आया है? तो बहुत आसान है, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तभी तो ऐसा कर सकते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा देन ओनली इट कुड बी पॉसिबल कि R1/RT इज √M2/M1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब इसमें केस और भी हो सकते हैं, पर उससे पहले एक बात और जाने, या R को भी हम आगे डिफाइन कर रहे हैं। देखिए R क्या हो सकता है? R बराबर V/T नहीं हो सकता। V क्या है बेटा? आयतन, और T क्या है? समय अंतराल। इसी को तो दर कहेंगे। क्या होता है? कोई भी दर क्या होता है? इकाई समय में हुआ परिवर्तन।
एक गैस के लिए क्या चीज परिवर्तित हो रही है, वो डिफ्यूज हो रही है, उसका वॉल्यूम वहां से हट रहा होगा। तो मैं किसी गैस को डिफ्यूजन रेट को परिभाषित करूं तो कैसे कहूंगा कि भाई इकाई समय में उसका कितना आयतन चला गया, यही तो स्पीड होगी। सो इसको v/t लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यहां कौन क्या चीज है मैं क्लियर कर रहा हूं। r जो है वो दर है, v आपका आयतन है, t आपका समय अंतराल है। तो फिर इस r1/r2 इक्वल्स टू √m2/m1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना कि v1/t1 v2/t2 इक्वल्स टू √m2/m1। v क्या है, आयतन, t क्या है, समय अंतराल। नहीं, यानी इस चीज को लिखा जा सकता है कि v1/t1 इंटू t2/v2 इज इक्वल्स टू m2/m1। यहां से भी दो केस बन सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी दो केस हो सकते हैं। पहला, समय समान, अभी बता दूंगा, आयतन भिन्न भिन्न। ये कैसा केस बना है मैं बताता हूं। इस केस का मतलब क्या है, देखो मैंने कहा, ध्यान से सुनना, कि हाइड्रोजन गैस का 100 ml 10 मिनट में इफ्यूज हो रहा है। सुनिएगा ध्यान से, हाइड्रोजन गैस का 100 ml 10 मिनट में इफ्यूज हो रहा है। तो बताइए इतने ही समय में नाइट्रोजन का कितना आयतन इफ्यूज होगा। देखिए इस पे न्यूमेरिकल हम बहुत सारे करने वाले हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं, सारे के सारे फॉर्मूले जो इस दौरान आपको ध्यान होने चाहिए। आज मैं पूरे फॉर्मूले कराऊंगा। पहले आपको बात सुनो जो मैं कहना चाह रहा हूं। ये जो केस मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है, समय समान आयतन भिन्न, समय समान आयतन भिन्न। इसका क्या मतलब है, मैंने कहा कि 10 मिनट में हाइड्रोजन का 100 ml जो है वह डिफ्यूज होता है या इफ्यूज होता है। तो बताइए इतने ही टाइम में नाइट्रोजन का कितना आयतन डिफ्यूज या इफ्यूज होगा। तो यहां समय समान आयतन भिन्न, वही केस है, समय समान आयतन भिन्न, केस सेम है। सो ऐसी परिस्थिति के अंदर यदि बात करें तो यहां पर यह फॉर्मूला कितना रह जाएगा, v1/v2 इक्वल्स टू √m2/m1। m क्या है, यहाँ मोलर मास है, v क्या है, यहाँ आयतन है। v यहाँ आयतन है, वो मैं लिख चुका हूं अभी ऊपर ही। v जो है वो आयतन है, ये हम पहले लिख चुके हैं। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, इसी के अंदर एक केस और हो सकता है कि आयतन समान समय भिन्न भिन्न। मतलब आइए समझाता हूं। इस केस में क्या होगा, देखो जैसे मैंने कहा कि किसी गैस का, जैसे हाइड्रोजन गैस ही ले लो, तो हाइड्रोजन गैस का 100 ml 10 मिनट के अंदर यदि डिफ्यूज होता हो तो बताइए आयतन समान है कि ऑक्सीजन का 100 ml कितने समय में डिफ्यूज होगा। ऐसा प्रश्न आ सकता है ना कि भाई हाइड्रोजन का 100 ml 10 मिनट में डिफ्यूज होता है, तो ऑक्सीजन का या नाइट्रोजन का जो भी गैस है उसका 100 ml कितने समय में डिफ्यूज होगा। तो ऐसी परिस्थिति में यहां पर आयतन समान और समय भिन्न हो सकता है। तो यह जो फॉर्मूला है उसको अब मॉडिफाइड कर दोगे तो क्या रह जाएगा, T2/T1। आयतन तो समान हो गया, वो तो हट गया वहां से। सो T2/T1 इक्वल्स टू √m2/m1, ये आपका सूत्र रह जाएगा। ये पहले केस की ही बात हो रही है मेरे भाई, उसी में दो केसेस और बन गए। दो गैसों की विसरण या निसरण दर की तुलना कर रहे हैं। उसमें पहली परिस्थिति हमने ये लिखी थी कि यदि ताप और दाब क्या हो, यदि ताप और दाब दोनों क्या हो, यदि समान हो, ताप और दाब दोनों समान हो तो क्या होगा। तो ऐसी परिस्थिति में ये √d हो जाएगा, d की जगह हम m कर देंगे, d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Pm/RT हो जाएगा। सिंपल है, d की जगह m तभी लेकर आ पाएंगे जब हम ये सीख पाएंगे कि जो डेंसिटी होती है वो Pm/RT होती है। इस डेंसिटी की जगह m तब ले सकता हूं जब P और T कांस्टेंट हो या सेम हो। R तो हमेशा सेम ही होता है सभी गैसेस के लिए। R तो गैस की प्रॉपर्टी तो होता नहीं है कि हाइड्रोजन के लिए R अलग होता है, ऑक्सीजन के लिए R अलग होता है, ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना। R जो है इज नॉट डिफाइंड फॉर अ पर्टिकुलर गैस, या किसी गैस के लिए डिफाइन नहीं होता है, बल्कि ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जो सभी गैसेस के लिए एज ए कांस्टेंट ही होता है। R इज अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर ऑल द गैसेस, ठीक। सो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Pm/RT हो जाएगा। सो यहां से R1/R2 को हम क्या कह सकते हैं, R1/R2 को अपन यहां क्या कह सकते हैं, √m2/m1 कह सकते हैं।
ठीक है, ये हमने इसके अंदर फिर थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड और कर दिया, v/t कर दिया, v/t कर दिया, तो समय समान आयतन भिन्न, आयतन समान समय भिन्न। अब यहां हम केस 2 की बात करते हैं। ये पहला ही केस चल रहा था, सेकंड केस की अब हम बात कर रहे हैं। सेकंड केस में हमने क्या किया, प्रारंभिक दाब यदि भिन्न भिन्न हो गैसेस के तो क्या होगा। पहला केस क्या था, ताप और दाब दोनों समान, ताप भी समान, दाब भी समान। जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों सेम होंगे, जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों सेम होंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, वो अभी तक मैंने बात की है। अब मैं बता रहा हूं कि मान लेते हैं दाब भिन्न भिन्न हो, मान लेते हैं ताप भिन्न भिन्न हो, तो क्या होगा। ठीक है ना, तो इसमें पहला केस है, ये केस सेकंड है, यदि गैसों के जिनकी आप तुलना कर रहे हो उनकी बात हो रही भाई, है ना। यदि गैसों के क्या हो, यदि गैसों के प्रारंभिक दाब भिन्न भिन्न हो, यदि गैसेस के प्रारंभिक दाब आपके क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो यदि गैसेस के प्रारंभिक दाब भिन्न भिन्न होंगे देन दिस R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू, जैसा मैंने कहा हम इसके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, हम सीधा इनको ध्यान ही रखेंगे। ये आ गया। ये केस कब लगाने का भाई मेरे, ये केस तब है जब आपके प्रारंभिक दाब क्या हो, भिन्न हो। पहले केस में क्या था, ताप और दाब दोनों समान थे, तो सिर्फ अणुभार पर निर्भर कर रहा था, सारा मामला अणुभार पर निर्भर कर रहा था। लेकिन अब दाब भी आ चुका है, दाब भिन्न होने पर क्या करना है वो पॉइंट भी आ चुका है। केस 3, दो गैसों के विसरण या निसरण दर की तुलना हो रही है, ध्यान रखना। केस 3 के अंदर यदि ताप भिन्न हो, ऑब्वियस सी बात है दाब समान होंगे। यदि गैसों के ताप भिन्न हो, प्रारंभिक ताप है ना, ताप यदि क्या हो, भिन्न हो, सो ऐसी परिस्थिति के अंदर दिस R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू √m2T1 अपॉन m1T2 हो जाएगा। ये हम सीधे बता रहे हैं, जैसा हमने कहा कि हम इनके डेरिवेशन में बिल्कुल नहीं जा सकते क्योंकि आवश्यकता भी नहीं है, पुस्तक में आपके है ही नहीं एनसीईआरटी के अंदर, तो उसका डिटेल की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। हाँ, इसके हर एक फॉर्मूले पे हम सवाल जरूर करेंगे, सवाल आ सकता है। एक और केस लास्ट इसमें जो हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स देखे जाएंगे, वो है केस 4। हो सकता है प्रारंभिक मोल भिन्न भिन्न हो, ये भी पॉसिबल है। यस, यदि गैसों के, ऐसा भी संभव है कि गैसों के प्रारंभिक मोल भिन्न भिन्न हो, गैसों के प्रारंभिक मोल भिन्न भिन्न हो, if the initial moles are different, in that case this is R1 upon R2 is equals to N1 upon N2 √m2 upon m1। ये आपका सूत्र हो जाएगा। निश्चित तौर पर n यहाँ पर किसको बताता होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि n यहाँ मोल को बताता होगा। तो ये सब परिस्थितियां हैं। पहली कंडीशन कौन सी थी, T और P समान। दूसरी कंडीशन कौन सी थी, P समान, P समान T भिन्न, या T समान P भिन्न, है ना, दोनों परिस्थितियां हो सकती हैं। आप क्या कर रहे हैं, दो गैसों के दरों की तुलना कर रहे हैं। और एक केस ये भी हो सकता है कि प्रारंभिक मोल ही भिन्न भिन्न हो। इट मे बी पॉसिबल कि इनिशियल मोल ही डिफरेंट हो, इनिशियल मोल भिन्न हो, ऐसा भी बिल्कुल यहां पर संभव है कि इनके प्रारंभिक मोल अलग अलग है। अब इसमें हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। पहले हम डेंसिटी पर आधारित न्यूमेरिकल कर रहे हैं, घनत्व पर आधारित न्यूमेरिकल कर रहे हैं। देखिए कैसे प्रश्न आ सकता है, घनत्व पर बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, यदि STP पर, इसका मतलब कल भी समझा था और इससे पहले भी समझा है, STP पर किसी गैस का घनत्व, लेट्स द वैल्यू दैट इज गिवन टू यू इज कि किसी गैस का जो घनत्व है वह x हो, ठीक है। तो 2 atm दाब तथा 127 डिग्री सेल्सियस पर गैस का घनत्व क्या होगा। यह प्रश्न आपसे किया गया है कि भैया यदि कहीं आपको ऐसा लगता है
कि एसटीपी पर किसी गैस का घनत्व यदि x है, मान लेते हैं कि एसटीपी परिस्थिति में किसी गैस का घनत्व यदि x है, तो 2 atm दाब पर और 127 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वो घनत्व कैसे होगा, कितना होगा? बहुत आसान प्रश्न है, देखिए कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है, डी बराबर क्या होता है बेटा, PM/RT होता है, जानते ही अपन इस बात को। D बराबर क्या होता है, PM/RT। अब इसमें देखो कौन कौन सी चीजें बदल रही हैं, कौन सी कांस्टेंट है। कांस्टेंट को एक साइड कर दो। क्या इसमें कोई ताप बदला? यस। क्या इसके अंदर प्रेशर बदला? यस। क्या इसमें डेंसिटी बदली? निश्चित तौर पे बदलेगी। इसका मतलब कांस्टेंट सिर्फ M और R ही है। अरे M अणुभार है, R गैस स्थिरांक है, तो इसका मतलब D इंटू T/P, D इंटू T/P इक्वल्स टू M/R इक्वल्स टू कांस्टेंट। निश्चित तौर पर ऐसा एक सूत्र यहां बनाया जा सकता है कि नहीं, कि D इक्वल्स टू PM/RT और M/R क्या है, M/R क्या है, कांस्टेंट है। तो फिर यहां जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, वो सूत्र बन जाएगा D1T1/P1 इक्वल्स टू D2T2/P2। कहां से आया भाई मेरे, जो फॉर्मूला है, बेसिक जो फॉर्मूला है, उसी से ये एक्सप्रेशन आ रही है, उसी से हमने ये सूत्र बनाया है। D इक्वल्स टू क्या होता है, PM/RT। D इक्वल्स टू क्या होता है, PM/RT। तो D1T1/P1 इक्वल्स टू मैंने क्या कर दिया, D2T2/P2 कर दिया है। ठीक है, अब यहां से हम इस क्वेश्चन को 100% सॉल्व कर सकते हैं। एक परिस्थिति मुझे एसटीपी पे दे रखी है, प्रश्न क्या है, एसटीपी पर घनत्व दे रखा है, किसी और ताप और दाब पे पूछा है। एसटीपी होए कोई जरूरी नहीं है, मैं कह देता 10 एटीएम पे और 300 केल्विन पर इतना है, तो बताइए इस पे कितना है। अरे कोई भी ताप, कोई भी दाब दिया जा सकता है, कोई भी ताप, कोई भी दाब पर घनत्व मालूम हो तो किसी अन्य ताप और दाब पर घनत्व को मालूम किया जा सकता है। इसको कैसे करना है देखिए, एज पर आवर फॉर्मूला जो हमने बनाया है वह है D1T1/P1, D1T1/P1 एज पर D इक्वल्स टू PM/RT इक्वल्स टू D2T2/P2। ये परिस्थिति तो कौन सी है, एसटीपी वाली है, और ये परिस्थिति कौन सी है, 2 एटीएम है और 127 डिग्री सेल्सियस है, जिसको अपन को केल्विन में रखना पड़ेगा। अब एसटीपी पे, इस पे डेंसिटी तो x दे ही रखी है, अरे डेंसिटी तो x है ही। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 273, एसटीपी पर टेम्परेचर कितना होता है 273। प्रेशर कितना है, तो 1 atm होता है। एसटीपी परिस्थिति के अंदर प्रेशर तो 1 atm ही होता है। यहाँ डेंसिटी अपन को पता करनी है, डेंसिटी कितनी है यही तो फाइंड आउट करना है। यहाँ टेम्परेचर कितना है, व्हाट इज द टेम्परेचर दैट इज गिवन टू यू, 400 केल्विन। What is the pressure that is given to you is 2 atm। यहां से we can find out the value of D2, यानी कि सेकेंड परिस्थिति के अंदर आप डेंसिटी का मान निकाल सकते हो, और ये जो डेंसिटी का मान आएगा वो कितना आएगा, सो दिस इज 2 इंटू एक्स इंटू 273 अपॉन, ये आपको D2 निकालना है, इस 2 को हमने ऊपर भेज दिया, ये अपॉन 400 हो गया, यानी कि बेटा ये D2 बराबर, यहाँ से आगे आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं, 273 अपॉन 200x आपका आंसर होगा। यानी कि क्या ऐसा ही प्रश्न आएगा, एसटीपी आएगा? बिल्कुल जरूरी नहीं है, किन्हीं भी परिस्थितियों में आपको घनत्व दिया गया हो सकता है, किसी भी परिस्थिति में। इसका मतलब किसी भी ताप पर, किसी भी दाब पर आपको डेंसिटी देकर किसी और टेम्परेचर, किसी और प्रेशर पर क्या पूछी जा सकती है, डेंसिटी पूछी जा सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ एसटीपी शब्द का उपयोग किया जाए। मूल बात क्या है, मूल बात यह है कि डेंसिटी का सूत्र होता है PM/RT। द बेसिक थिंग इज कि हमको क्या इस्तेमाल करना है, PM/RT का यूज करना है, PM/RT का इस्तेमाल करना है। जो मेन चीज आपको समझ में आनी चाहिए वो यही है कि डेंसिटी का जो सूत्र होता है वो PM/RT होता है, और वो कहां से आया है, PV इक्वल्स टू nRT, और डेंसिटी के बेसिक सूत्र यानी कि द्रव्यमान बटा आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम से हमने उसको क्या किया है, हमने उसको डिराइव किया है। ठीक है बच्चों, सो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, जो भी हमने आज बताई है वो बात आपके समझ में आ गई होगी। इसी को मैं वापस से क्विक रिवाइज कर दे रहा हूँ चीज़ों को, ताकि क्लियर हो जाए कि हम यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे थे। 2 महत्वपूर्ण टॉपिक हमने ग्राम्स लॉ पूरा नहीं किया है, ग्राम्स लॉ पूरा हो गया लेकिन उसके न्यूमेरिकल बाकी है अभी, है ना। इसमें बहुत सारे पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंस बहुत हाई है, ग्राम्स लॉ वाले की क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत हाई है, मैं बता दूं। सबसे पहले स्टार्टिंग किया डाल्टन का आंशिक दाब नियम, यह उन 4 गैस नियमों से थोड़ा सा भिन्न है। इसमें हमने क्या जाना कि भैया जो गैसें आपस में क्रिया नहीं करती
उनका जो कुल दाब है वह उनके आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। और इसके लिए हमने इसको इस डायग्राम से भी समझाने की कोशिश की कि भाई यहां पर यदि इसका प्रेशर 200 mm है, इसका 100 है, दोनों को मिला दो तो फाइनल प्रेशर विल बी कमिंग आउट एज 300 mm। जो फाइनल प्रेशर आएगा वो आपका 300 mm आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने ये क्वेश्चन किया, इसमें आसान सवाल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समान मात्रा मिलाई है, कितनी वो नहीं मालूम, लेकिन हाँ उसको हमने W मान लिया था कि मान लेते हैं कि समान मात्रा जो मिलाई गई है वो कितनी है, तो वह W है। ठीक है, फिर आगे का सॉल्यूशन बहुत आसान है, कोई भी इसको आसानी से कर सकता है। वैसे भी डाल्टन्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन पहले भी सॉल्यूशन चैप्टर में आ चुके हैं, जैसा मैंने आपको बताया। फिर ये प्रश्न है कि भाई मिश्रण के बाद कुल दाब का व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन, व्यंजक मतलब क्या होता है बेटा, एक्सप्रेशन होता है, यानी कि जिससे आप उसको एक्सप्रेस कर सको, है ना, व्यंजक। कैसे निकालेंगे व्यंजक, तो बहुत आसान है। एक गैस के लिए सबसे पहले देखो सिंपल बात है, ये इसको मैं ओपन कर दूंगा तो अब जो वॉल्यूम होगा वो V1 + V2 हो जाएगा दोनों गैसेस के लिए, है ना। तो इसका दाब भी घटेगा, इसका दाब भी घटेगा। अब वो जो दाब घटकर आएगा वो हमको निकालना है, तो पहले हमने उसके लिए बॉयल्स लॉ लगाया, फिर उसके बाद जब दोनों का दाब अलग अलग आ गया डाल्टन लॉ लगा दिया। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, अरे एग्जाम में आपको P1 V1 की वैल्यू देगा ना, P1 की, P2 की, V1 की, V2 की वैल्यू दे देगा। फिर पूछेगा मिश्रण के बाद कुल दाब निकालो, मिश्रण के बाद किसी एक गैस का दाब निकालो, है ना। दोनों ही तरह से प्रश्न आ सकता है, किसी पर्टिकुलर गैस का भी पूछ सकता है या फिर कुल भी पूछ सकता है, दोनों ही संभावना बनी हुई है। ये बहुत आसान प्रश्न था, इसके अंदर इतना सा जानना है कि भैया कमरे के ताप पर जो रिएक्शन कर जाएंगे उनके लिए यह लॉ काम नहीं आने वाला है, उन पर यह अप्लीकेबल नहीं होने वाला है। इसीलिए यह ऑप्शन सभी हैं, क्योंकि सभी रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करती है। हमको कैसे पता चलेगा, आपको नहीं पता चलेगा, आपको एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए कि कौन सी गैस रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर जाती है ना। H2O2 नहीं करती है नॉर्मल टेम्परेचर पर। ठीक है, सो ऐसे हमको बेसिकली जब इनऑर्गेनिक P ब्लॉक वगैरह सारा पढ़ लेते हैं तो मालूम चल जाता है। ग्राहम का नियम विसरण और निसरण से संबंधित है, दोनों में अंतर स्पष्ट किया। विसरण में कोई दिशा नहीं होती है, सब दूर। आपने एक जगह अगरबत्ती जलाई किसी कोने में, वो पूरे घर के अंदर फैल रही है, ये आपका विसरण है। बलून में से हवा आ रही है या फिर सिलेंडर में से कुछ गैस निकल रही है, वो लीकेज है, उसको हम निसरण कहते हैं। एक दिशा में होता है, एक पर्टिकुलर प्रेशर की कंडीशन में होता है, दोनों में बेसिक डिफरेंस है। ठीक है ना, दोनों में अंतर है, लेकिन दोनों के लिए ही एक ही नियम दिया जाता है जिसको हम ग्राहम का नियम कहते हैं। और वह कहता था कि जो R है वह D के वर्गमूल के वित्त क्रमानुपाती होती है। और इसको समझना बहुत ही आसान है, जो भारी गैस होगी उसका डिफ्यूजन मुश्किल होगा। भारी गैस तो मुश्किल से बहेगी, हल्की गैस फास्ट एंड फास्ट बह जाएगी, बिल्कुल। हल्की गैस तेजी से बहेगी, भारी गैस मुश्किल से बहेगी। ये बहुत आसान है समझना। बाकी इसके सारे डेरिवेशन KTG से आते हैं। KTG जानते हैं, KTG क्या होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, है ना। जो हम आगे करेंगे भी सही, KTG को तो करेंगे, लेकिन सारे ये जो डेरिवेशन फॉर्मूले हैं ना वो सब KTG से आ रहे हैं, जिनको हमने सीधे सीधे यूज किया है। पर क्योंकि घनत्व आया तो फिर भाई घनत्व का डिटेल भी समझना जरूरी था। तो घनत्व का हमने एक सूत्र यहां बना लिया है, D = क्या, PM/RT। यदि P और T समान हो तो फिर D M के समानुपाती कहा जा सकता है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। इसका उपयोग किया हमने। अब तुलना कर रहे हैं हम, जब हम दो गैसों के विसरण या निसरण की तुलना करते हैं तो वहां बहुत सारे केस हो सकते हैं। पहला, P और T दोनों समान। दूसरा, P भिन्न T समान। तीसरा, T भिन्न हो सकता है। चौथा, मोल इनके प्रारंभिक भिन्न भिन्न हो, बाकी PT समान हो। तो इन परिस्थितियों के अंदर इसके सूत्रों में थोड़ा थोड़ा सा बदलाव होता है ना, हल्का फुल्का से चेंज आता है। थोड़ा थोड़ा बदलाव क्या होता है कि सबसे बेसिक फार्मूला तो ये है आपका, सबसे ज्यादा यूजफुल तरीका तो यही है, सबसे ज्यादा यूजफुल फार्मूला यही है, इसी पे क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम। ठीक है ना। लेकिन यदि कहीं, अच्छा इसमें भी एक चीज आई कि जो R बराबर है वो V/T करा सकते हैं ना हम, वॉल्यूम बाई टाइम। निश्चित तौर पर हम कर सकते हैं। R1 की जगह मैंने V1/T1 कर दिया। इस 1 और 2 में कंफ्यूज नहीं होना है, ये कोई दो गैसेस हैं, कोई भी दो गैसेस हैं जिनकी आप तुलना करना चाह रहे हो। V1 उसका आयतन है पहली गैस का, V2 दूसरी वाली गैस का आयतन है, समझ रहे हो। ये कोई दो गैसेस हैं जिनका आप आपसी कंपैरिजन कर रहे हो और कुछ भी नहीं है। अब इसमें फिर हमने दो परिस्थितियां इसमें भी डाल दी कि भाई हो सकता है ये समय समान हो, V भिन्न हो, या हो सकता है V समान हो और समय भिन्न हो। सब पे न्यूमेरिकल देखेंगे, चिंता नहीं करना है, अभी तो केवल हमने फॉर्मूले आपको बताए हैं। ठीक है ना।
फिर यहाँ पर प्रारंभिक मोल यदि भिन्न हो तो N1 N2 लेंगे। यहाँ ध्यान रखना N जो है वो हम मोल को बता रहा है। अब 1 है तो पहली गैस का होगा, 2 होगा तो दूसरी गैस का होगा। पहली दूसरी किसको लेंगे? अरे किसी को ही ले लो ना यार, किसी भी गैस को आप 1 मान लो, किसी भी गैस को 2 मान लो, तो कुछ नहीं लेना देना, ठीक है ना, मर्जी है आपकी, जिसको भी आप मानना चाहें। फिर ये एक घनत्व का क्वेश्चन हमने फाइनली किया जिसके अंदर किसी एक परिस्थिति में, किसी एक ताप पर, किसी एक दाब पर आपको घनत्व दे रखा है, किसी और ताप, किसी और दाब पर आपको घनत्व पूछा हुआ है। मैंने यहाँ एसटीपी लिया है। क्या एसटीपी होना जरूरी है सर? बिल्कुल भी कोई जरूरी नहीं है कि आपको एसटीपी परिस्थिति ही दी हो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी टेम्परेचर, कोई भी प्रेशर देकर, किसी भी टेम्परेचर, किसी भी प्रेशर पर आपसे डेंसिटी पूछी जा सकती है। उसका सीधा सा फॉर्मूला, आपको रटना कुछ भी नहीं है। ये फॉर्मूला तो हमको वैसे भी आता ही है, ये वाला सूत्र तो हमको वैसे भी आता है। उसी से हमने एक सूत्र और बना दिया जिससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, और वो आया था ये निकल करके d1 t1 अपॉन p1 इक्वल्स टू d2 t2 अपॉन p2। एक कंडीशन में जिसमें दिया है वो वैल्यूज रख दी, दूसरी कंडीशन जिसमें पूछा है वो वैल्यूज रख दी, और सिंपल तरीके से हम यह ज्ञात कर सकते हैं। एसटीपी क्या होता है? एसटीपी क्या होता है? 1 atm। एसटीपी में 1 atm तो प्रेशर होता है, और आपका 273 केल्विन क्या होता है? आपका टेम्परेचर होता है। ये बात तो हम पहले से जानते हैं कि इसमें 1 atm होता है और 273 केल्विन होता है। ये बात हमको ऑलरेडी मालूम होती है, ठीक है बच्चों। तो इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, गायब नहीं होना, उसको 100% आपको देखना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।